अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिपेंडेंसी थ्योरी हमें ये बताती थी कि मॉडर्न जो वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम है, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो कभी भी डेवलप नहीं बन सकती। और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको हिस्टोरिकल एडवांटेजेस हैं और वो हमेशा इनका ओपन ट्रेड में शोषण करती रहेंगी। हालांकि सब्सिक्वेंटली डिपेंडेंसी थ्योरी ने अपनी पोजीशन बदली और ये माना कि नहीं, कंट्रीज़ कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में अपनी पोजीशन को चेंज करके कोर में जा सकती हैं और पेरिफेरी से अपने स्टेटस को बढ़ा सकती हैं। और बाद में इसके लिए बेटर थ्योराइजेशन के लिए थ्योरी आई, उसे हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कहते हैं, जो वॉलस्टीन ने दी, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी कंट्री पेरिफेरी से सेमी पेरिफेरी और फिर कोर में जा सकती है और कोर वाली कंट्री रिफ्लेक्ट होकर के बाहर आ सकती हैं, सेमी पेरिफेरी बन सकती है, पेरिफेरी बन सकती हैं। इसके लिए जो ये टाइगर इकोनॉमीज थी एशिया की, सिंगापुर, ताइवान, जापान, जापान है, सिंगापुर, ताइवान, और दो चार के नाम मैं भूल रहा हूँ, एक और हांगकांग, उनका एग्जाम्पल बहुत अच्छा था उस टाइम 60-70s में। पर आज हम देखें, एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ आपको, विशेषकर हम भारत के लोगों के लिए, कि इवन साउथ एशिया के खित्ते के लिए, कि यूके जिसने हम पे राज किया, जो दुनिया की सबसे पहली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बना, आज डी इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। हालांकि जब हम जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी के साइज से वो 6 नंबर पे आता है, पर रियलिटी है उसमें आधे से ज़्यादा जीडीपी जो है लंदन सिटी का है। आज यूके की जो डेवलपमेंट है वो लंदन सिटी सेंट्रिक हो चुकी है और कुछ विशेष सदर्न पार्ट ऑफ यूके डेवलप है। बाकी उसका वास्ट पॉपुलेशन जो है, उनकी जो इनकम है वो मिडिल इनकम कंट्रीज स्पेन और इटली के समान आ गई और 20% आबादी तो शायद पॉवर्टी लाइन में आ चुकी है। और उसकी जो स्थिति है, कई मायनों में उसके इंडिकेटर्स पोलैंड और स्लोवाकिया और इस तरह के जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है उससे भी पिछड़ रहे हैं। तो इस सब के पीछे क्या कारण है, वो तो एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि 70s में यूके की इकोनॉमी स्टेगनेट हो रही थी, तो ऐसे में थैचरिज्म एक नई पॉलिसी के रूप में आया, नियो लिबरलिज्म आया, अमेरिका में उसको रिगनिज्म कहा गया, जिसके तहत इंडस्ट्रीज़ को छोड़ करके, प्राइवेटाइज करके फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ और सर्विस सेक्टर की तरफ यूके ने अपना कदम बढ़ाया, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो आउटसोर्स हो गई भारत को, चाइना को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, और पोल्यूशन वहाँ हुआ और वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड माल को इंपोर्ट किया गया और खुद को एक फाइनेंशियल हब के रूप में यूके ने डेवलप किया। वर्ल्ड का एक प्रीमियर फाइनेंशियल हब के रूप में यूके उभरा। साथ ही साथ सिमिल्टेनियसली यूके जो है ईयू को ज्वाइन करता है और एक सुपरा नेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनता है। वो सब हमने देखा। पर ग्रेजुअली जो पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो स्किल्ड लोग हैं यूके में वो बेनिफिट होते हैं इस पॉलिसीज से, और जो बाहर से भी लोग माइग्रेट होकर के जो स्किल्ड आते हैं वो बेनिफिट लेते हैं। पर जो वहाँ की अपनी वाइट वर्किंग क्लास है, जो फैक्ट्रीज़ में काम करती थी, उसको लॉस हो जाता है और हो रहा है। कमोबेश यही ट्रंप के राइज का कारण यूएस में भी हम देखते हैं। तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ रही है और लंदन सेंट्रिक विकास हो रहा है। फिर आता है हमारा 2009 का क्राइसिस, यूरोजोन का क्राइसिस आता है और उसके आने से जो हिट लगता है फाइनेंशियल सेंटर लंदन को, वो अभी भी मतलब पूरी तरह से उससे उबर नहीं पाया। उसके पश्चात कोविड आ जाता है और उसके बाद ब्रिट एग्जिट जो आता है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब ब्रिट एग्जिट के कारण जो लंदन की एक क्रेडिबिलिटी थी एक वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर के रूप में, उसको चोट लगती है, उसकी साख को चोट पड़ती है, जिससे कि वहाँ की जो एस्टेब्लिश सर्विस सेक्टर और फाइनेंशियल जो सेंटर है उसको थोड़ा सा मतलब एक इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जो चीप लेबर ईस्टर्न यूरोप से आती थी उस पर, उसकी एक्सेस पे हर्ट पड़ता है।
तो कहीं न कहीं ग्लोबलाइज़ेशन का जो प्रोजेक्ट है उससे अ, हमारा जो यूके है वो डिरेल हो जाता है। तो आज हम देख सकते हैं कि यूके जो एक टाइम वर्ल्ड इकोनॉमी का सेंटर था, आज वो कहीं न कहीं एक अमेरिको यूरोपियन व्यवस्था में एक पेरिफेरी बन गया है, उसका रोल रिड्यूस हो गया है और विशेषकर अगर लंदन सिटी को वहाँ से हटा दिया जाए तो यूके की स्थिति यूरोप में सबसे गरीब पोर्शंस कुछ यूके में भी पाए जाते हैं। तो ये स्थिति यूके की हो चुकी है और फिर जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चीप लेबर वहाँ आई और जो लोग कॉलोनियल टाइम से माइग्रेट किए उसमें पाकिस्तानी जो माइनॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम माइनॉरिटी पाकिस्तानी। और आज जो वहाँ अ, एक ग्रूमिंग गैंग का जो इशू उठ रहा है जिसमें कि ऐसा नहीं है कि गोरे लोग भी इसमें शामिल हैं, पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पाकिस्तानियों की बड़ी प्रेडोमिनेंस है इसमें। हालांकि उनकी आबादी 5% होगी पर उस क्राइम का वो 5 से 10% हिस्सा ज़्यादा वो उसका पार्ट बन रहे हैं ग्रूमिंग गैंग का। और ये शिकायत आ रही है कि किस तरह से वो उन ब्रिटिश लड़कियों को जो कि किशोर होती हैं बहला फुसला कर या जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको फुसला करके उनका शारीरिक शोषण करते हैं, फिर उनको वेश्यावृत्ति और दूसरी चीज़ों में डलवा देते हैं, नशे की आदत लगवाते हैं। तो ये भी इशू आज आ गया है। तो कहीं न कहीं एक कल्चरल लेवल पे भी ब्रिटिश आइडेंटिटी को चुनौती खड़ी हो गई है और ऐसे दौर में राइट विंग से टोनी रॉबिन्सन जैसे लोग खड़े हो गए हैं जो कि अब और रिफॉर्म पार्टी यूके भी आ गया है नाइजल फराज की, जो कि अब यूके की को अपनी नेशनल वैल्यूज़ को, ब्रिटिश वैल्यूज़ को चेरिश करने पे फ़ोकस कर रहे हैं। जिनका ये मानना है कि मल्टीकल्चरलिज़्म जो हमने लाया, उसकी वजह से ऐसी पोर्शंस यूके में खड़े हो गए हैं, ऐसे इलाके खड़े हो गए हैं जहाँ पर कि यूके की अपनी वैल्यूज़ को चेरिश नहीं किया जा रहा, बल्कि एक सिसेशनिस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी खड़ी हो रही है जो कि यूके के वेरी एग्जिस्टेंस को थ्रेट खड़ा कर रही है। तो इस तरह से ना केवल इकोनॉमिक फ्रंट पे बल्कि नेशनल कल्चरल फ्रंट पर भी यूके कई चुनौतियों को जूझ रहा है। तो अगर हम इसको डिपेंडेंसी थ्योरी से भी देखें या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से भी देखें तो देखिए किस तरह से एक वक्त जो वर्ल्ड का कोर जोन था आज वो वर्ल्ड की पेरिफेरी में शिफ्ट हो रहा है यूके। और डेफिनेटली इसके पैरेलल्स हमें स्पेन, पुर्तगाल और यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूके में भी, यूएसए में भी मिल सकते हैं। और किस तरह से फाइनेंशियल वेल्थ जो है वो कई जगह कई बार शिफ्ट हो जाती है ईस्ट की तरफ। ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि कोई रीजन जो कभी रिच थे वो फिर कम बाद में लेस प्रॉस्परस भी हो जाते हैं। धन्यवाद।